बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन, पीर कामिल बाय उमैरा अहमद की अगली किस्त में खुशामदीद। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। तो सामईन, बढ़ते हैं स्टोरी की जानिब। एक बहुत बड़ी कोठी के अकब में मौजूद एनेक्सी से म्यूज़िक की आवाज़ बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो इस हैरान कुन क़ुव्वत बर्दाश्त की वजह जान जाता। एनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, उस हालत में इससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद म्यूज़िक भी इन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहाँ तक 7वें लड़के का ताल्लुक़ था, तो वो ऐसी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा इस वक्त धुएं के मरगुलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खाने के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजेबल प्लेटें चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुची चीज़ें और हड्डियाँ भी इधर उधर फेंकी गई थीं। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर बराजमान थे। उनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था। और तफरीह का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। इस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे जिनका इंतज़ाम उनमें से एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और इन 3 मौक़े पर वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो उनमें से एक को अपने बाप की दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की थी वो उन्होंने अपने एक स्कूल क्लास फेलो के तवसत से इस्लामाबाद के एक क्लब से ख़रीदी थी। और इस बार वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में एक अफ़गान से ख़रीदी थी। तीनों मौक़े पर उन्होंने इन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, जिसका हसूल उनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी इन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। इनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। उस लड़के का चेहरा पिंपल्स महासों से भरा हुआ था और उसके गले में मौजूद एक स्याह तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात परोए हुए थे। एल्विस प्रेस्ले स्टाइल के कॉलर्स वाली एक चेकर डार्क ब्लू शर्ट के साथ एक बेहुदा सी सुरमई जीन्स पहने हुए था, जिसके दोनों घुटनों पर मैडोना का चेहरा पेंट किया गया था। उसने आंखें खोलकर अपने दाएं तरफ मौजूद लड़कों पर एक कचटती नज़र डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर इस सुर्खी के बावजूद वैसा कोई तासुर नहीं दे रही थी कि वह बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद उसने सीधे होते हुए डबिया में मौजूद बाकी ड्रग कोन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ उसे सूंघने लगा। काफ़ी देर के बाद उसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंका और अपने हाथ की पूर पर थोड़ी सी ड्रग रखकर ज़ुबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी, तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे चखा। दूसरे ही लम्हे उसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रही थीं, मगर अभी भी वो अपने होश व हवास में था। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि अपनी सरगर्मी से कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बियर के कैन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग के जायके को साफ़ करने की कोशिश की। कैन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के इस वक्त तक नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर ऊंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी इसी तरह बैठा था।
केन में मौजूद बेर के घूंट लेते हुए वो पुरसोच अंदाज में उन सब को देखता रहा। उसकी आंखें अब मतोरम हो रही थीं, मगर इनमें मौजूद चमक बता रही थी कि अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये इसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि इसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पहर वो इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वही करना चाहता था, मगर कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा। उसने खड़े होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर उसने कारपेट से रंग, वॉल्ट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर उसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मतोरम और सिर्फ आँखों से उसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर उसने जॉगर्स पहने और उनके तस्मों को टखने के गिर्द लपेट कर गिरा बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो अनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। अनेक्सी की सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे अपनी नाक से कोई चीज़ बहती हुई महसूस हुई। बाएं हाथ उठाकर उसने अपनी ऊपरी होंठ पर रखा। उसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थीं। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को अनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। उसकी पूरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपने ट्राउज़र की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पूरों पर लगा हुआ खून साफ़ किया। इसके बाद इसी रुमाल के साथ उसने अपनी नाक से चमकने वाला खून साफ़ किया। उसे अपने हल्क में कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। उसने खंगाल कर अपना गला साफ़ करने की कोशिश की। उसे अब अपने सीने में भी घुटन का एहसास होने लगा। गहरे सांस लेकर उसने इस घुटन को कम किया। वहीं खड़े खड़े उसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियाँ उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो एकदम ठठक गया। उसकी नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर यकदम कोई चीज़ पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में उसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून वो उसे देखता रहा। गोल्फ क्लब की तकरीब में तकसीम इनामात मुनक्किद की जा रही थी। 16 साला सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पार के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफ़ी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार सिकंदर का नाम पुकारने जाने पर तालियां बजाते हुए इस ट्रॉफ़ी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मज़ीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफ़ीज़ की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। इनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफ़ीज़, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल इस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। फ़ख्री अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाईं तरफ बैठी हुई अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गोल्फ में इसकी 13वीं और इस साल की 4थी ट्रॉफ़ी है। हर चीज़ का हिसाब रखते हो तुम। उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शौहर से कहा, जिसकी नज़रें इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी से ट्रॉफ़ी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज़ थीं। सिर्फ गोल्फ का? और क्यों? वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा, जो अब सीट की तरफ जाते हुए सालार को देख रही थी। आई बेट, अगर ये इस वक्त इस मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता तो भी इस वक्त इसके हाथ में यही ट्रॉफ़ी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फ़ख्रिया अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट की अतराफ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ़ था।
उनकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावे पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सालार के बारे में ये एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं था, वो वाकई ही इतना ही गैर मामूली था। उसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई ज़ुबैर के साथ इसी गोल्फ कोर्स पर 18 होल पर खेला जाने वाला गोल्फ का मैच याद आया। रफ में इत्तेफाकन गिर जाने वाली एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पे लाया था, उसने ज़ुबैर को महव हैरत कर दिया। वो पहली बार सालार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, 18 होल के ख़ात्मे तक किसी को भी ये याद नहीं था कि उसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रफ से खेले जाने वाली इस शॉट ने अगर उसे महव हैरत किया था, तो सालार सिकंदर के पुटर्स ने उसे दम बखुद कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर उसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सालार सिकंदर और इस होल के दरमियान मौजूद फासले को मापा था, और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। ज़ुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा, जो गोल्फ कार्ट पकड़े सालार को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। अभी अच्छा नहीं खेल रहा। ज़ुबैर ने इस्ताहिया अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रफ में न जाती, कैडी ने बड़े मामूल के अंदाज में उन्हें बताया। आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। केडी ने ज़ुबैर की मालूमात में इजाफ़ा किया और ज़ुबैर ने अपनी बहन को देखा जो फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूँगा। ज़ुबैर ने कुछ खिफ़त के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए कहा। एनी टाइम एनी प्लेस, किसी भी वक्त किसी भी जगह। उन्होंने सालार की तरफ से अपने भाई को पूरे एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा। मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टीए और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ, उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुले अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया। किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में उससे हारा हूँ, मगर वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चल बल नमूदार हो गए थे। बच्चा, उसने इनके उन जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज़ लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए उसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा। असद दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? असद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, ख़ास बात है? हाँ, इमामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो ख़ासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को असद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अम्मी, मुझे इमामा पहले कुछ अरसे से बहुत बदली हुई लग रही है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। बदली क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। असद ने कंधे अचकाते हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई, पहले जैसे कोई बात ही नहीं रही इसमें। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया है असद, इसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने उसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम होगा, लेकिन अब ख़ास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लग रहे। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने ब्रश मेज़ पर रखते हुए कहा।
ये तो मुझे नहीं पता, तुमने पूछा उससे? एक बार नहीं कई बार। फिर? हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई है, उसने कंधे अचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज़ की वजह से ऐसा है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है, हो सकता है बाकी ये बात हो, शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है, असजिद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजिद, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ़ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमानी लगे। ज़ाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियाँ आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो रहे नहीं हो तुम लोग, तुम मामूली बातों पर परेशान होने की आदत छोड़ दो, उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल उसकी शादी कर देना चाहते हैं, वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी, कम से कम वो तो अपने फ़र्ज से सबकदोश होंगे, शकीला ने इंकशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा है? असद कुछ चौंका। कई बार कहा है, मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है मामा इसी वजह से कदरे परेशान हो। हाँ, हो सकता है। बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी हो जानी चाहिए, असद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। बहुत शुक्रिया।